नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज से हम लोग एक सीरीज़ शुरू करने वाले हैं जिसमें हम चैप्टर वाइज हर चैप्टर की एक रिवीजन वीडियो बोल सकते हैं। क्लास 10th का पेपर होने वाला है 2 तारीख को, ठीक है। 2 मार्च को आपका पेपर है। 2 मार्च को आपका साइंस का पेपर है, क्लास 10th का बोर्ड का, ठीक है। तो उसमें हम क्या करेंगे, हम लोग चैप्टर वाइज एक चैप्टर को कुछ समय के अंदर उसको पूरा रिवाइज करेंगे, उस चैप्टर में क्या था, क्या क्या टॉपिक थे, ठीक है। तो आज देखते हैं हम कितने टॉपिक डिस्कस कर पाते हैं, कितने चैप्टर डिस्कस कर पाते हैं। और ये चैप्टर आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि अगर आपने जैसे रिवाइज नहीं किया तो आप एक वीडियो देखोगे तो आपको पूरा चैप्टर रिकॉल हो जाएगा, तो आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी। बहुत बार क्या होता है, हम लोग पहला चैप्टर बहुत पहले किया था, हमने फर्स्ट चैप्टर हमने बहुत समय पहले पढ़ा था, तो उस वो हमारे माइंड से निकल जाता है और एंड मोमेंट पे जब हम बुक खोलते हैं तो हमें समझ में नहीं आता एकदम। तो आप जब वीडियो देखते हो तो आपको एकदम रिकॉल होने लगता है कि हाँ, ये कुछ चैप्टर में ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था। तो फिर आपको क्वेश्चन ईजिली कर पाओगे। अगर आपने रिवाइज नहीं किया तो आप क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि फिर आपके माइंड से सारा निकल जाएगा। फिर आपका क्या रहेगा, आपको पता तो होगा कि ये टॉपिक मैंने पढ़ा है, इस टॉपिक में कुछ ऐसा ऐसा लिखा है, बट एक एग्जैक्ट जो आंसर होता है वो नहीं लिख पाओगे, ठीक है। तो हम बिना देरी किए पहला चैप्टर शुरू करते हैं, जिसमें हम पहले चैप्टर में एक एक टॉपिक को समझेंगे और जल्दी जल्दी समझेंगे। रिवीजन वीडियो होने वाला है, डिटेल वीडियो नहीं है। डिटेल में हम इसको नहीं समझेंगे कि पूरा पूरा एकदम इसका प्रोसीजर क्या होता है, क्योंकि वो आपने पूरे ईयर पढ़ा होगा। हम लोग सिर्फ इसको रिवीजन की तरह देखेंगे, और रिवीजन एक तरह से मैराथन की तरफ भी देख सकते हैं कि हम धीरे 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 10 दिन के अंदर हम पूरा सिलेबस ख़त्म कर देंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमने इतना जल्दी सिलेबस ख़त्म कैसे कर दिया। तो शुरू करते हैं पहले चैप्टर को। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया STK को, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट ज़रूर कर देना कि आपको चैप्टर कैसा लगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की। केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन। तो इसमें सबसे पहले हमें केमिकल रिएक्शन पता होना चाहिए। केमिकल रिएक्शन क्या होती है, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब किसी भी कंडीशन में केमिकल चेंज होता है, एक केमिकल चेंज हमें जब देखने को मिलता है कहीं पर भी, तो हम उसको बोल सकते हैं कि वो केमिकल रिएक्शन है। जैसे अगर आप कोई खाना खा रहे हो, खाना आप लोग डाइजेस्ट हो रहा है, तो वो एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू है। रस्टिंग ऑफ आयरन आपने देखा होगा, लोहे को जब आप लोहे पे पानी पड़ जाता है तो उसमें जंग लग जाती है, तो उसको बोलते हैं हम लोग रस्टिंग ऑफ आयरन। तो ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्पल आ सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन, पता चल गया। केमिकल इक्वेशन क्या होती है, जब हम कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसको हम सिंबल्स की फॉर्म में जब हम उसको लिखते हैं तो उसको हम बोल देते हैं केमिकल इक्वेशन। जब हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को सिंबलाइज्ड कर देते हैं, ठीक है, उसको केमिकल रिएक्शन को सिंबल की फॉर्म में लिखते हैं, तो हमें केमिकल इक्वेशन की ज़रूरत पड़ती है, जिससे हम एक बड़ी, जैसे हमें ये एग्जाम्पल के तौर पे ये दे सकते हैं कि मैग्नीशियम को बर्न किया गया एयर की प्रेजेंस में, तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। हमें कितना बड़ा लिखना पड़ा, बट हमें पता चल जाएगा जब हम रिएक्शन लिखेंगे Mg+O2। Mg मैग्नीशियम का सिंबल है, ऑक्सीजन का O है, तो इससे क्या बनेगा, MgO बनेगा। तो हमें इजीली पता चल जाएगा केमिकल रिएक्शन से कि क्या रिएक्शन थी, कैसे हुई थी, सब कुछ इजीली पता चल जाएगा। तो केमिकल रिएक्शन का पर्पस क्या है कि हम इजीली सिंबल की फॉर्म में किसी केमिकल रिएक्शंस को देख सकें, उसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन, ठीक है। 3 तरह की स्टेट होती हैं, रिएक्टेंट की या फिर प्रोडक्ट की, जिसमें हम एक बोलते हैं गैस हो सकती है, या तो लिक्विड हो सकता है या सॉलिड हो सकता है, और चौथा एक्वस सॉल्यूशन हो सकता है। गैस दो अलग अलग लिक्विड को हमने मिला दिया हो तो एक्वस बना दिया हो, ठीक है। लिक्विड एक भी हो सकता है, मतलब दो को मिला के तो हम एक्वस भी बोल सकते हैं, या फिर सॉलिड और लिक्विड मिला हुआ हो, ठीक है, उसको एक्वस बोलते हैं। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन क्या होती है, इसमें प्रोडक्ट साइड में, इधर प्रोडक्ट साइड, ये हमारा प्रोडक्ट साइड हो गया पूरा, और ये हमारा क्या हो गया, रिएक्टेंट साइड। इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं या फिर एटम्स हैं वो दोनों तरफ इक्वल होंगे, उसी को हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। जैसे हम पहली वाली तो ठीक है, दूसरी वाली को देखते हैं। ये नॉर्मल इक्वेशन है, नॉर्मल हम इक्वेशन को लिखते हैं ऐसे, बट जब हम उसको बैलेंस करेंगे तो कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, देखो ऐसे देख लो, एफ इधर कितना है, एक एफ है, इधर कितना है, दो एफ है, ठीक है, इधर कितना है, दो एफ, इधर एक ही एफ है, तो बड़ी दिक्कत हो गई। हाइड्रोजन की बात करें, इधर दो हैं, इधर दो हैं, तो हाइड्रोजन तो ठीक है, बट ऑक्सीजन इधर दो, एक है, इधर दो है, ठीक है। तो हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। चेंज कैसे करेंगे, हमें एफ हाइड्रोजन देखो, इधर ऑक्सीजन कितना है, एक है, इधर कितना है, तीन, तो हमने इधर कितना कर दिया, इधर 4 से मल्टीप्लाई कर दी। 4 से मल्टीप्लाई करने के पीछे रीज़न क्या था कि अब 4 से इधर करेंगे, थोड़ा इसने गड़बड़ कर दी, इधर 3 से होगी, ठीक है।
3 से होगी, क्योंकि 3 ऑक्सीजन इधर है तो 3 इधर होंगे, ठीक है। हाइड्रोजन इधर कितने हो गए, 3 2 6, तो इधर भी 3 से होगी तो 3 2 6। और यहाँ पे ये क्या है, आयरन कितने, इधर 2 है तो इधर 2 से मल्टीप्लाई होगी, तो इसने थोड़ी गड़बड़ कर दी है, प्रिंटिंग एरर है। बाकी ये होगी ओरिजिनल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है कि ताकि हमें पता चले कि प्रोडक्ट साइड में और रिएक्टेंट साइड में दोनों तरफ एटम इक्वल होने चाहिए, तभी हम एक प्रॉपर केमिकल रिएक्शन को लिख पाएंगे, केमिकल इक्वेशन को लिख पाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या फिर हमें बात करते हैं कुछ रिएक्शंस कितनी तरह की होती हैं। 4 तरह की रिएक्शन होती है। पहली होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस को मिला के एक नया सब्सटेंस बनता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, सॉरी उसको बोलते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस को मिलाकर एक नया सब्सटेंस बनना है तो हम उसको क्या बोल रहे हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम ले सकते हैं, इधर देखो कि कैल्शियम ऑक्साइड था जिसको हम क्विकलाइम भी बोलते हैं। इस ये एग्जांपल 110% आना है, ये मतलब इससे एक क्वेश्चन मिलना ही मिलना है, कैल्शियम ऑक्साइड से और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड था, हाइड्रोजन में मिलाया तो दोनों मिलके क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दो रिएक्टेंट थे मिलके एक प्रोडक्ट बना दिया, तो इसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। ऐसे ही नीचे देखो, ये हमारा क्या था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, कार्बन CO2 की प्रेजेंस में जब हमने CO2 पास करवाया तो कैल्शियम कार्बोनेट बन गया CaCO3, जिसको हम वाइट PPT भी देता है। तो ये हमें इक्वेशन पहचानने के लिए भी आता है कभी कभी क्वेश्चन। बर्निंग ऑफ कोल हो गया कि कोल को बर्न किया, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों जले, CO2 बन गया, हीट और लाइट निकल गया, तो ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। फॉर्मेशन ऑफ वाटर क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर बनाते हैं, तो ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, एक हमारी रिएक्शन आती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि एक्सोथर्मिक मतलब एक्सो मतलब बाहर, तो हमारी हीट रिलीज होगी अलोंग दी प्रोडक्ट साइड, मतलब प्रोडक्ट की तरफ, इधर की तरफ आपको हीट देनी है, ठीक है। यहाँ पे हीट निकलेगी, ठीक है, हम यहाँ पे हीट निकालेंगे ना कि इधर। जब हमारी एंडोथर्मिक होगी तो एंडो मतलब अंदर की तरफ देना, तो यहाँ पे हमें हीट देनी पड़ेगी। यहाँ पे हीट क्या है, एक्सोथर्मिक में बाहर निकलती है, ठीक है। तो जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, जो सांस लेते हैं, वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कभी आप देखना जब सांस ले रहे हो तो सांस छोड़ना तो गर्म गर्म हवा निकलेगी, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जैसे डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, जो वेजिटेबल है वो जब कंपोस्ट में कन्वर्ट होते हैं तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही बोलते हैं, सॉरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन बनते हैं, क्योंकि उसमें भी हीट रिलीज होती है। एक होती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या है कि जब एक सिंगल प्रोडक्ट, एक दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में, एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में जब टूटता है तो हम उसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम ये ले सकते हैं, FeSO4 था, फेरस सल्फेट था, तो इसको जब हमने हीट किया तो ये फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट गया। जैसे CaCO3 था, इसको जब हमने हीट किया तो CaO और CO2, ये एक रिएक्टेंट है, दो प्रोडक्ट में टूट रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कुछ तरीके की होती है, जैसे थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया, एक इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन हो गया, एक फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन हो गया। अब क्या होता है ये थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब है जब हीट की वजह से एक रिएक्टेंट दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में टूट रहा हूँ। थर्मल मतलब जहाँ पे हीट आ रही है, जहाँ पे हीट आ रही है वहाँ पे हम कौन से बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे आप इनमें तीनों में देखोगे, तीनों में एक चीज कॉमन है, हीट के, हीट दी, फेरस सल्फेट को हमने हीट दी तो वो भी टूट गया, कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट दी तो ये भी टूट गया, लेड नाइट्रेट को हमने हीट दी तो ये भी टूट गया, ठीक है। तो इसमें हीट कॉमन है। इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या होता है, हमें इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है, इलेक्ट्रिक करंट देना पड़ता है। यहाँ पे क्या है देखो, हीट, यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रिक करंट। जब हम H2O में इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं, वाटर के अंदर करंट डाल देना तो वो H2 और O2 में टूट जाएगा, ठीक है। तीसरा होता है फोटोलाइटिक। फोटोलाइटिक मतलब जहाँ पे लाइट की वजह से डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो। पहला क्या था जिसमें हीट की वजह से हो, दूसरा जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की वजह से डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो, तीसरा जिसमें लाइट की वजह से डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो, उसको हम बोलते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है देखो, इसमें सबसे पहली बात करें तो ये वाला जो एग्जांपल है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, AgCl वाला, जिसमें क्या होता है, ये हमारा जो फोटोग्राफी करते हैं ना हम लोग, फोटोग्राफी में ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी जो पहले होती थी उसमें ये रिएक्शन बहुत काम आती थी, ठीक है। तो AgCl है क्या है, सिल्वर क्लोराइड है, उसको जब हम सनलाइट की प्रेजेंस में रखते हैं तो वो Ag और Cl2 में टूट जाता है। तो ये कौन सा कलर देता है हमें, ग्रे कलर देता है। सिल्वर ब्रोमाइड की बात करें, AgBr, जब सनलाइट की प्रेजेंस में होता है तो ये भी Ag और Br में टूट जाता है। तो इन दोनों रिएक्शन का यूज हम कहाँ करते हैं,
ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में हम इसका बहुत यूज़ किया है, ठीक है। आगे चलते हैं। ओके ओके ओके, ये रिएक्शंस हो गई। उसके बाद हमारी रिएक्शन आती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक हमने बताया था, देखो दो तरह की रिएक्शन होती है, एक होती है एंडो, एक होती है एक्सो। एंडो में क्या होता है, हमें हीट देनी पड़ती है, ठीक है, हीट इन। इसमें क्या होता है, हीट आउट, हीट निकलती है, ठीक है। इसमें हमें हीट देनी पड़ेगी, इसमें निकलेगी, ठीक है। ये कैसे निकलेगी, जब दो रिएक्शन होंगी, कोई भी रिएक्शन होगी तो उसमें से अगर हीट निकलती है तो उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर किसी रिएक्शन को करवाने के लिए हमें हीट देनी पड़ रही है तो उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे BaOH2 है, जब हमने NH4Cl के साथ इसको रिएक्शन करवाया तो यहाँ पे हमने हीट देनी पड़ी, जब हीट दी तो ये BaCl2 और NH4OH में टूट गया, ठीक है। इसको हम डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। तो एक बार इसकी डेफिनेशन देख लो क्या है, कि द रिएक्शन विच रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। जब हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी हमें किसी भी रिएक्शन को करवाने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड हो, जिसमें हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी तीनों फॉर्म में हो सकती है, तो उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। आगे चलते हैं। आगे हमसे क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, देखो सिंपल तरीके से समझो कि कोई एक प्रोडक्ट था, एक था A, एक था B और C। ये एक अलग एलिमेंट है और ये BC एक कंपाउंड है, ठीक है। तो जब हम इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवाते हैं तो ये क्या करता है, A B की जगह ले लेता है और B A की जगह ले लेता है, मतलब A C के साथ चिपक जाता है और B हट जाता है, तो ये हो जाती है B प्लस AC। इसी को बोलते हैं हमने डिस्प्लेस, के A ने किसको डिस्प्लेस कर दिया, P को डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है। सिंपल, जैसे हमने Fe लिया और CuSO4 लिया, Fe ने SO4 के साथ रिएक्शन करके Cu को बाहर निकाल दिया। ऐसा हुआ क्यों, ये हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसमें हम देखते हैं कि Fe जो होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर की तुलना में, तो वो कॉपर को हटा देता है और सल्फेट के साथ खुद आ जाता है, ठीक है। तो ये रिएक्टिविटी भी है थोड़ा सा, कि रिएक्टिविटी की वजह से ऐसा हुआ है। आगे चलते हैं। ये आपकी कुछ रिएक्शन है, आप रिएक्शन देख लेना। जैसे ये Zn है, CuSO4 है, तो ZnSO4 बन जाएगा और Cu बाहर निकल जाएगा। ये भी इसलिए होता है क्योंकि Zn जो होता है वो Cu से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ये अगली रिएक्शन है, देखो इसमें लिखा भी है कि जिंक और लेड आर मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो ये डिस्प्लेस कर सकते हैं। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता कि अगर हमारे पास ये रिएक्शन है, अगर हमारे पास रिएक्शन ये है कि जो Cu है प्लस ZnSO4, ठीक है, और ये रिएक्ट करके हम क्या बना रहे हैं, CuSO4 प्लस Zn, तो ये रिएक्शन देखते ही काट देना कि ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि Cu Zn से ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, Zn Cu से ज़्यादा रिएक्टिव है। जब तक कोई ऐसा रिएक्टिव एलिमेंट ना मिले जो उसको रिप्लेस करने में सक्षम हो, तब तक वो रिप्लेस नहीं कर सकता, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट से ही थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन है, वो क्या है कि A B होगा कोई एलिमेंट और A B होगा और दूसरा एलिमेंट होगा CD होगा। ये इसके साथ ये इसको A इसको रिप्लेस कर देगा, या फिर हम बोल सकते हैं B ने D को रिप्लेस कर दिया। बेसिकली जो बनेगा वो बनेगा AD प्लस BC, ठीक है। ये रिएक्शन होगी, ये डबल डिस्प्लेसमेंट होती है। ये इसको डिस्प्लेस कर रहा है, ये इसको डिस्प्लेस कर रहा है, दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें दो एटम, डिफरेंट एटम, ग्रुप ऑफ एटम म्यूचुअली एक्सचेंज, मतलब अपनी अपनी जगह एक्सचेंज कर लेते हैं। जैसे NaSO4 था, सोडियम सल्फेट था और बेरियम क्लोराइड था, तो Na ने Ba की जगह ले ली और Ba ने Na की जगह ले ली, और ये दोनों सेम ही थे, ठीक है। तो इसको हमने क्या बोल दिया, BaSO4 बन गया और NaCl बन गया, जिसको हम सोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं। और इस रिएक्शन में क्या है, वाइट सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, एक वाइट सब्सटेंस फॉर्म्ड होगा जो कि इनसॉल्यूबल होगा प्रेसिपिटेट में, इनसॉल्यूबल है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। मतलब एक तरह से PPT क्या होता है, प्रेसिपिटेट भी आ जाता है कभी कभी, कि एक वाइट सब्सटेंस, या फिर कलर भी हो सकता है उसका, कुछ भी कलर हो सकता है, वाइट, ब्लू PPT, रेड PPT, कुछ भी बोल सकते हैं। एक वाइट कलर का इसमें इस रिएक्शन में वाइट निकलेगा, बाकी और रिएक्शन का हमें अभी पता नहीं है, वो रिएक्शन का एक फिक्स रहता है कि इस रिएक्शन में इस कलर का PPT निकलेगा। तो इसमें क्या है, वाइट कलर का एक सब्सटेंस निकलेगा जो कि इनसॉल्यूबल होगा सब्सटेंस के अंदर,
उसी को क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। और वाइट कलर का क्या निकलेगा, NaCl ही तो निकलेगा, और क्या निकलेगा, BaSO4 का सॉल्यूशन होगा। इसके अंदर NaCl पड़ा होगा, नीचे नीचे देख लेना, आपको सफ़ेद सफ़ेद जमा हुआ दिख जाएगा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें दो अलग अलग एटम होते हैं और दो अपने आप की जगह इंटरचेंज कर लेते हैं। एक होती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि कोई भी रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा हो, प्रोड्यूस हो रहा हो, उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये भी आ जाता है कभी कभी 1 नंबर में। तो इसमें क्या है, लेड नाइट्रेट है, पोटेशियम आयोडाइड है। जब हमने इन दोनों की रिएक्शन करवाई तो लेड आयोडाइड बन गया और पोटेशियम नाइट्रेट बन गया। ये क्या है, तो ये क्या है, प्रेसिपिटेट है, प्रेसिपिटेट बन गया एक। ठीक है, आगे चलते हैं। एक होती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, जब ऑक्सीजन का गेन हो रहा हो या लॉस, गेन ऑफ ऑक्सीजन या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन, कुछ भी इनमें से हो रहा हो तो हम बोल देंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। मतलब कहने का ये सादा सिंपल मतलब ये बोल सकते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन में कि ऑक्सीजन का तो गेन हो रहा हो और हाइड्रोजन का लूज हो रहा हो। किसी भी सब्सटेंस के अंदर ऑक्सीजन जुड़ रहा हो या फिर हाइड्रोजन उसमें से कम हो रहा हो। जुड़ने का मतलब ये नहीं है कि जैसे ऐसा भी हो सकता है कि ये पहले से CuO कोई भी एक सब्सटेंस है उसके साथ O पहले से जुड़ा हुआ हो और एक और एटम मिलके ये AO2 बना ले, तो इसको भी हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन के एटम इधर बड़े हैं। हम देखते हैं रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन के एटम कितने हैं और प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन के एटम कितने हैं। अगर एटम बढ़ते हैं तो हम उसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे कॉपर था, कॉपर के साथ हमने ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाई तो कॉपर ऑक्साइड बन गया, CuO बन गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। साफ सिंपल। अगर CuO में जब हम हाइड्रोजन की रिएक्शन करवाते हैं और हीट दे देते हैं तो ये ऑक्सीजन हट जाता है। ऑक्सीजन हटा तो ये कॉपर के साथ से ऑक्सीजन हटा तो कॉपर तो रिड्यूस हुआ, बट हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा तो हाइड्रोजन क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। रिडक्शन क्या होता है, जिसमें लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो, ऑक्सीजन का लॉस हुआ। इसमें कॉपर के साथ देखोगे तो क्या हुआ, रिडक्शन ही तो हुआ। कॉपर का इधर एक एटम है, इधर एक भी नहीं है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन कम हुआ तो हमको उसको क्या बोल देते हैं, रिडक्शन रिएक्शन, जिसमें लॉस ऑफ ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन गेन हो रहा हो। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिडक्शन रिएक्शन। एक होती है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, जिसमें दोनों चीज़ म्यूचुअली हो रही हो, ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, रिडक्शन भी हो रहा हो, उसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे कि हमने अभी ऊपर वाले में देखा ही था कि CuO था, CuO Cu बन गया, ऑक्सीजन इसका चला गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया इसका। जबकि हाइड्रोजन के साथ उल्टा हुआ, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा तो इसके साथ ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, तो ये होती है इस पूरी रिएक्शन का क्या बोलेंगे, जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो, उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। आगे चलते हैं। एक छोटा सा टॉपिक आ जाता है कभी कभी, कौन गया टॉपिक, ये रहा कोरोजन। कोरोजन की अगर हम बात करें ना तो क्या होता है कि व्हेन एन मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट एज मॉइस्चर और एसिड, इसको हम क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। मतलब कोई भी सब्सटेंस के अंदर, कोई भी मेटल के अंदर कोई और सब्सटेंस आके अटैक कर देता है तो उसको हम बोलते हैं कोरोजन। जैसे हमने रस्टिंग ऑफ आयरन देखा है ना, रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन बोल सकते हैं, या फिर जो आयरन के ऊपर ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग होती है जिसको हम रस्टिंग ऑफ आयरन भी बोलते हैं, जो जंग होती है, बेसिकली वो कोरोजन होता है। ठीक है, कोई भी मेटल के अंदर कोई और सब्सटेंस या मॉइस्चर आके या एसिड आके अटैक करता है, उस मेटल को ख़त्म कर देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। जैसे ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर, सिल्वर देखा होगा आपने, सिल्वर बोल सकते हैं, सिल्वर की पायल वगैरह देखी होगी, काली पड़ जाती है, आपने बहुत बार सुना होगा। वो इसी वजह से होता है, क्यों, क्योंकि पानी की प्रेजेंस, जब पानी का सिल्वर पर अटैक होता है तो एक ब्लैक कलर की कोटिंग चढ़ जाती है, जिसको हम कोरोजन भी बोलते हैं। ठीक है, और आयरन वाला तो आपने वर्ल्ड फेमस एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन। एक होता है रेंसिडिटी, ये क्या होता है, ये तो होता है हमारा जैसे मेटल वगैरह में, ये होता है हमारी खाने वाली चीज़ें में। खाने वाली चीज़ें यानी जब फैट और ऑयल ऑक्सीडाइज हो जाएं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेंसिड बोलते हैं। देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज, तो स्मेल और जो इसका टेस्ट होता है वो चेंज होता है। रेंसिडिटी क्या होता है कि जब कोई खाने वाली सब्सटेंस यानी ऑयल और फैट्स के अंदर किसी ऑक्सीजन का अटैक हो, उसको हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा जो चिप्स वगैरह होते हैं, चिप्स वगैरह क्या होते हैं, जब आप पैकेट को खुला छोड़ दो तो वो सीड जाते हैं, तो वो यही होता है, रेंसिडिटी होती है। ठीक है, ऑक्सीजन उस पर अटैक करता है, उसको ऑक्सीडाइज कर देता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। एंटीऑक्सीडेंट उसमें ऐड किए जाते हैं फूड के अंदर, फॉइल के अंदर, जिसको हम रेंसिडिटी से बचाने के लिए, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो चिप्स के पैकेट होते हैं, जब आप चिप्स के पैकेट को देखोगे ना
तो चिप्स के पैकेट के अंदर नाइट्रोजन भरी जाती है, जिसकी वजह से वो ऑक्सीजन की रिएक्शन उसमें होनी, एक तो टाइटली पैक्ड कर देते हैं, ऑक्सीजन वैसे ही नहीं आ पाएगा, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अंदर नाइट्रोजन भी भर देते हैं, ठीक है। तो इस पूरे को क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं, ठीक है। रेंसिडिटी का मतलब क्या है, जब फैट और ऑयल के अंदर फैट और ऑयल ऑक्सीडाइज हो जाए और वो रेंसिड बोल देते हैं उसको, वो रेंसिड हो जाते हैं, ठीक है, रेंसिडिटी बोलते हैं। अब आप आगे कुछ क्वेश्चंस है, अगर आप क्वेश्चंस देखो तो देख लेना, आप करना इन क्वेश्चंस को, ट्राई करना अगर कर सको तो, ठीक है। मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, दिखा देता हूँ, एक बार नोट कर लेना। ठीक है, और ये इन रिएक्शंस को एक बार जरूर देख लेना, ये जो पीछे रिएक्शंस हैं या फिर ये जो क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन है केमिकल रिएक्शन की कौन कौन सी तरीके के होते हैं, और सबका एक का एग्जांपल 5 नंबर में ये क्वेश्चन बन जाता है, कभी भी बन जाता है, मतलब ये 5 नंबर का एक क्वेश्चन 110% बन ही जाता है। जिसमें क्या होता है, देखो इसमें कैसे बनता है कि पूछ लिया कि केमिकल रिएक्शन कितने तरीके की होती हैं और सबका एक एक एग्जांपल दो, तो फिर आपको 4 तरह की केमिकल रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। बस यही 4 हैं, वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाली रिएक्शन नहीं लिखनी इसमें, ठीक है, यही 4 लिखनी है। इन चारों को लिखना है, इनकी एक एक लाइन में इनकी डेफिनेशन लिखनी है कि क्या होता है, इनका एक एक एग्जाम्पल दे देना, 5 नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे, कुछ और नहीं करना, ठीक है। ऐसे ये जो आपकी ऊपर रिएक्शन है, इन रिएक्शन से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, इनसे पूछ लेता है ये कौन सी रिएक्शन है, ये एक कोई एलिमेंट है वो 2 में टूट रहा है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इस तरह से, ठीक है। तो ये सारी इस तरीके की रिएक्शन है, आप लोग इनको देख लेना। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट ज़रूर कर देना। 20 मिनट में आपने चैप्टर पढ़ लिया, और क्या ही चाहिए।